आप मकान बनाते हैं तो नींव को सबसे ज्यादा उसकी पूजा तक करते हैं, लेकिन इस राष्ट्र की, इस देश की जब नींव पड़ रही थी तभी उसमें मट्ठा भी डाल दिया था। तो आपका आज जो हश्र हो रहा है, जब तक उसको नहीं जानेंगे आप सही रास्ते पे जा नहीं पाएंगे। तत्कालिक तौर से ऊपर पानी लगा लगा के पत्तियों को साफ करने से पीपल की जड़ मजबूत नहीं होगी। आचार्य जेबी कृपलानी ने उन 15 वोटों का जो डिब्बा खोला था, तो आज आपने एक नया शब्द सुना होगा कि ये ईवीएम मशीन हैक कर दी गई है। भारत के इतिहास में कांग्रेस पार्टी को अपना अध्यक्ष चुनने के लिए, ये कोई आज के समझदार नहीं है, ये पुराने समझदार हैं। इन्हें उस जमाने भी मालूम था क्या करना है। 1946 के चुनाव में जहां कांग्रेस का अध्यक्ष चुनना था, उसमें मशीनें हैक हो गई। डिब्बा खुला, आचार्य जेबी कृपलानी ने 15 में से 1 वोट पट्टाभी सीतारमन को मिला, 14 में से 2 वोट इनवैलिड हुए, 12 वोट लौह पुरुष सरदार पटेल को मिले। यहां खुश हो सकते हैं आप। अब उस पूरी बात को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। और ये मैं फिर कह रहा हूं, ये किसी इरफान हबीब जैसे फ्रॉड की किताब का रेफरेंस नहीं दे रहा, जिसने अपनी वो किताब लिखी है, जिसकी किताब आज भी 2022 के भारत में यूपीएससी में बैठने वाले लड़के को पढ़नी पड़ रही है। उस किताब में वो लिखता है कि शिवाजी एक पहाड़ी चूहा था। अगर आपको यूपीएससी में पास होना है तो यही लिखना पड़ेगा। आचार्य जेबी कृपलानी ने इस पूरी घटना के ऊपर एक किताब लिखी है। देश के समझदार दलाल नेताओं ने उस किताब का नामो निशान मिटा दिया, जबकि वो किताब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पब्लिकेशन डिवीजन ने छापी थी, वो सब जगह से गायब कर दी। आचार्य जेबी कृपलानी उस किताब में बता रहे हैं कि जब मैंने महात्मा गांधी से कहा कि नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला है, तो गांधी जी ने गर्दन नीचे कर ली। और जो पहली बेईमानी बापू ने की देश के साथ, पर्ची लिखी, जेबी कृपलानी को दी, पटेल को दे दो। पटेल ने उस पर्ची को देखा और वापस कर दिया। मैं उनकी उम्र की वजह से कुछ शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूं, लेकिन बेहयाई और बेशर्मी की भी लिमिट होती है। दूसरी पर्ची दी पटेल को देने के लिए, उस पर लिखा था कि इस्तीफा दे दो। पटेल कद्दावर आदमी था, स्वाभिमानी आदमी था, उन्होंने पर्ची वापस की और चले गए। इस बेईमानी के साथ जिस आदमी को 14 में से 1 भी वोट नहीं मिला, वो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया। आपकी नींव, इस देश की नींव में कितनी बेईमानी शुरू हुई है। आप कहते हैं कि आज इस चमन में फूल नहीं खिल रहे, फूल कहां खिलेंगे? फूल तो शेरवानी में लगा हुआ था। और आचार्य जेबी कृपलानी की एक किताब गायब है। हमारे गुड़गांव में एक मित्र थे, जब हमने जिक्र किया और फेसबुक पर डाला तो उन्होंने मुझे कहीं से पीडीएफ भेजी, तब उसमें से मैंने रेफरेंस लिया। वो जेबी कृपलानी ने लिखा है, किसी और ने नहीं लिखा है। और आप सोचिए कि इससे दूसरी बड़ी बेईमानी, वो अध्यक्ष चुन लिए गए क्योंकि उन बापू का कहना था कि इनसे अंग्रेजों के थोड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ये थोड़ा अंग्रेजी बोलता है, इसलिए इसका अध्यक्ष बने रहना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जल्दी ही ट्रांसफर ऑफ पावर होने वाला है। क्योंकि जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा वही प्रधानमंत्री बनने वाला था। दूसरा सबसे बड़ा झूठ भारत का हर बच्चा बेचारा आज भी यह बोलता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। बताया जाता है
पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब ये बात कही जा रही है लेकिन सच नहीं है। ये भारत का चुनाव तो 51-52 में हुआ है, संविधान 50 में आया है। तो ये जो बाप हमारे चचा थे, इन्होंने शपथ कब ली? 2 सितंबर 1946 को यूनियन जैक के नीचे किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के प्रति अपनी निष्ठा दिखाते हुए उनको शपथ किसने दिलाई? लॉर्ड माउंटबेटन ने। और वो देश के पहले प्रधानमंत्री हो गए। लेकिन इससे भी बड़ा पाखंड है। उसी जवाहरलाल नेहरू जी ने जब 15 अगस्त 1947 हो गया तो यह बताया कि देश आजाद हो गया है, सब हमारा है। उस हमारा होने की मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, इसी से रिलेटेड है। जब यह सब कुछ हो गया तो ब्रिटिश इंडिया यानी ही गुलाम भारत का, ब्रिटिश साम्राज्य का जो आखिरी वॉइसरॉय था, जिसका नाम लॉर्ड लुईस माउंटबेटन था। यह कितनी खूबसूरत आजादी है कि 15 अगस्त 1947 को जब आप जश्न मना रहे थे कि भारत आजाद हो गया, उसी वक्त अंग्रेजों का आखिरी वॉइसरॉय भारत का पहला गवर्नर जनरल बन गया। 1948 की इस घटना को जाके पढ़िएगा। 1948 में एक भारतीय मूल का आदमी, उसे गवर्नर जनरल बनाना था क्योंकि अब थोड़ा समय हो गया था और लॉर्ड माउंटबेटन को जाना था। तो जब भारतीय मूल के आदमी को गवर्नर जनरल बना था तो आप सोचिए क्या कहा गया। ये नहीं बताया आपको इतिहास में, और आज तो आर्काइवल मौजूद है, आप जाएंगे गूगल पे सब मिल जाएगा। कोई झूठ ऐसा नहीं है जो छुप सकता हो। ताज्जुब की बात यह है कि प्रधानमंत्री महामहिम कबूतर उड़ाने वाले चचा ने एक चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी किसे लिखी? ब्रिटेन के राजा को लिखी, और उससे कहा कि आपके द्वारा भारत को जो डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिला है, उस डोमिनियन स्टेट की सरकार के प्रधानमंत्री के नाते मैं आपसे आज्ञा लेना चाहता हूं कि सी राजगोपाल को मैं गवर्नर जनरल बनाना चाहता हूं, आप इसकी इजाजत दे दीजिए। हम आजाद थे। अब पता चला कहां पहुंचे हैं आप। कमाल के लोग हैं भाई, सबको सब कुछ पता है। इस जनरेशन को सच बता दीजिए, ये हर मोहल्ले हर शहर में रामगढ़ बना देंगे। आपने इनसे झूठ बोला है, अपने बच्चों से झूठ बोला है। कौन सा स्वार्थ में नहीं जानता। झूठ का भी कोई अंत होता है। झूठ चल रहा है। अब बापू की बात सुनिए, ये सब डॉक्यूमेंट हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार मेरे बड़े भाई जैसे हैं, 3 मूर्ति में हैं, जहां अकेले चाचा नेहरू ने जगह घेर रखी थी। आपने दिल्ली में जिसे बुलाया उसने कहा नहीं, सारे प्रधानमंत्रियों की जगह है। वो वहां बैठे हैं, तमाम डॉक्यूमेंट निकालते हैं, हर दिन एक नई बात बताते हैं। जब भारत का तिरंगा यूनियन जैक की लगाने की जगह बात हुई तो ये सब डॉटेड है, कोई कान में किसी के कहा ऐसा नहीं है। तो नेहरू ने कहा कि जब ये यूनियन जैक उतरेगा और तिरंगा लगेगा तो माउंटबेटन को अच्छा नहीं लगेगा। उन्हें माउंटबेटन की ज्यादा चिंता थी। इसलिए
डैश डैश डैश। लॉर्ड माउंटबेटन को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए यूनियन जैक को नीचे हम सम्मान के साथ उतारे। तो गांधी जी ने, हमारे पिताजी ने कहा, अगर इस तिरंगे में कोने में यूनियन जैक भी लगा दिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। हम यहां से चले थे और ताज्जुब उस वक्त होता है जब गांधी जी ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहीं ठहर जाइए और भारत और पाकिस्तान जो बना है उस पर आप ऊपर से देखरेख करिए। हम वहां से चलते चलते कहां पहुंचे बताऊं आपको? 1955 में देश का प्रधानमंत्री कौन था? ये तो सबको पता होगा। पंडित, कौन से पंडित, कहां के पंडित, आज तक पता नहीं चला। लेकिन